नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के दिवस का मुख्य आयोजन इस वर्ष लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक की है। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन नोएडा, शिल्प ग्राम, गौतम बुद्ध नगर समेत सभी जिलों, देश के अन्य राज्यों और उन देशों में भी भव्य रूप से हो जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं। साथ ही इन आयोजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, वंदे मातरम, आनंद मठ से जुड़ी नृत्य जो प्रस्तुतियां हैं वो समेत अन्य कार्यक्रम भी वहां किए जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने नाचना और नोक क्षेत्र में सटी सीमा पर घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां युवक पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क जवानों ने उसे पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार पूछताछ में युवक ने अपने नाम इशरत पुत्र राणा मोहम्मद असलम बताया है। उसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले का निवासी बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार घुसपैठिए के पास से कोई भी आपत्तिजनक या संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। हालांकि उसके पास से पाकिस्तानी मुद्रा, चाकू आदि चीजें मिली हैं। फिलहाल बीएसएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है, उससे सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। प्रथम दृष्टया में युवक मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ बताया जा रहा है। उसकी मेडिकल जांच और ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर जेआईसी में पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। चोमू कस्बे में बीते दिन हुई पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के चोमू में धार्मिक स्थान के अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पूरे घटनाक्रम के विवाद और पत्थरबाजी के बाद स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि चोमू थाना एसएचओ प्रदीप शर्मा ने यह बताया कि बीते दिनों पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चिपका दिया था और 3 दिन के जवाब देने के लिए कहा था कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई है और ऐसे में आज नगर परिषद की टीम पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चला रही है। प्रशासन और पुलिस ने चोमू की पठान कॉलोनी में नोटिस जारी किए थे। प्रशासन और पुलिस ने 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों में और 4 अवैध निर्माण को लेकर 3 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन इस अवैध निर्माण को लेकर संबंधित लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही किसी तरह की कोई लीगल दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। कृष्णागिरी तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे पर एक दोपहिया वाहन की टक्कर एक प्राइवेट शू कंपनी की बस से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल और बस दोनों में आग लग गई और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों ने समय रहते बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना के कारण कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और हालात को सामान्य किया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे की चादर छा गई है, जिसका सीधा असर हवाई यातायात पर देखने को मिल रहा है।
कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हो गई हैं और फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सुबह के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। खराब दृश्यता के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने जाने वाली कई उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो यात्री हैं वो इधर उधर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट कहीं ना कहीं लेट हो रही है और कुछ फ्लाइट कैंसिल भी हो रही हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ान की स्थिति की जानकारी लेने और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट ऑपरेशन को नियंत्रित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर रात। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा सोनकर संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बहुत सारे एयरपोर्ट में लोग परेशान होते दिख रहे हैं और कई फ्लाइट लेट नजर आ रही हैं, और जो क्या कुछ इस पर अपडेट है? बिल्कुल आंचल, आपको बता दूं कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसके साथ साथ जो है कोहरा बहुत भयंकर वाला पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि कोहरे की वजह से जो तकरीबन फ्लाइट है वो दिखाई है। और उसके साथ बात की जाए काफी भारतीय रेल जो वो 1 घंटे तक 2 घंटे देरी से चल रही है। तो साफ तौर से जो असर है वो काम आम जनता को दिखाई दे रहा है। तो इसको दिखा दें जिस तरह से फ्लाइट के मुताबिक जो बात की जाए तकरीबन 25 फ्लाइट है जो रद्द कर दी गई है। जी और जी जो जी कृष्णा, जो फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो रही हैं, जो ट्रेन हैं वो भी लेट हो रही हैं, क्योंकि घना कोहरा है। जो आमजन है उनको काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तो तकरीबन जो कई जो ट्रेनें हैं वो उसमें काफी लोग जो इंतजार करते हुए दिखाई दिए थे। और कहीं ना कहीं जो है लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी कृष्णा, मौसम विभाग का भी ये कहना है कि उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर रात कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिसके चलते जो फ्लाइट है और जो ट्रेन है वो लेट भी हो सकती हैं और कुछ कैंसिल भी हो सकती हैं। कृष्णा से हमारा कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। तो फ्लाइट का स्टेटस जरूर, अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो जो फ्लाइट का स्टेटस है वो जरूर चेक करके जाएं। अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहरा से आ रही है, जहां भाजपा नेता काशीराम गोदारा के नौहर के निवास पर 9 वर्ष के शुभारंभ पर किसानों ने एक बैठक कर सिंचाई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। किसानों ने हरियाणा के नहराना हेड से CP4 राजस्थान की सीमा तक 27 किलोमीटर में 332 व्यूसेक की एक बनवाने की जो नहर बनवाने की मांग रखी गई है। काशीराम गोदारा में कहा कि कई नई नहर और फिल्टर नहर बनाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, आला अधिकारी से विस्तार से इस बारे में चर्चा हुई है। शीघ्र ही हरियाणा सरकार से DPR स्वीकृत करवाकर नहर बनाने का जो काम है वो तुरंत शीघ्र कर दिया जाएगा। अगली खबर कश्मीर घाटी से आ रही है। सर्दी ने एक बार फिर अपने पूरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जो अचानक तापमान में आई गिरावट के बाद घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। खासतौर पर मशहूर पर्यटक स्थल सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। बर्फबारी से जहां एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन और आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सोनमर्ग को जोड़ने वाले कई रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील की है। ये ताजा तस्वीरें सोनमर्ग से आ रही हैं। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रास्तों पर फिसलन जो है वो बढ़ गई है और प्रशासन इस पर अलर्ट मोड पर है। जो पर्यटक है उन पर तो खुशी की लहर है, लेकिन जो आमजन है वो परेशान भी नजर आ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़े गैस सिलेंडर धमाके से पूरा इलाका दहल गया है। धमाका इतना जोरदार था कि हादसे में 5 घरों को भारी नुकसान हो गया है। धमाके और आग की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। गनीमत इसमें यह रही कि हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं सामने आ रही है। फिलहाल धमाके में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किस वजह से ये आग लगी है इस पर भी पूरा चर्चा चल रही है और विस्तार से इसकी जांच भी चल रही है। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के धौलपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। प्रेम प्रसंग में अंधी एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतरवाने की साजिश रच डाली। आरोपी पत्नी को पुलिस ने हत्या के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि ये शुरुआती पूछताछ में आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात ही कबूल कर ली है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है, जबकि इस हत्याकांड से जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आने की संभावना बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें और भी बहुत कुछ है जो अभी तक सामने नहीं आया है कि किस तरीके से पत्नी ने अपने ही पति की हत्या के लिए पूरा षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र में भी अभी बहुत लोगों के मिले होने की भी संभावना जताई जा रही है पुलिस की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि सामने जो तस्वीर सामने आ रही है ये उसी पत्नी की तस्वीर है जिसने अपने पति की हत्या करवा दी है और हत्याकांड से जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान से खबर सामने आ रही है जहां गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए अहम बैठक आयोजित की गई है और जिसमें किसानों के हित, भुगतान व्यवस्था और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर ये बड़े फैसले लिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बैठक में प्रशासन ने साफ किया है कि इस बार गेहूं खरीद में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और किसानों को समय पर भुगतान और मंडियों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सबसे ये सख्त लहजे में कहा गया है कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के सीकर जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां एसीबी की टीम ने नीमका थाना सदर थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एफआईआर से नाम हटाने के बदले माफी मांगी गई है। रिश्वत का ये मामला सामने आया है। बाद पुलिस ने महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार भी माना जा रहा है, जबकि आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। को 1064 हेल्पलाइन से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर माननीय एडिशनल एसपी ने परिवादी से संपर्क किया और उससे एप्लीकेशन लेके उसका सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 1 को आरोपी राजेश हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण क्या था सर इसमें? इनका आपस में कोई ज़मीन का मामला था। इस थाने पे एफआईआर दर्ज थी, तो आरोपियों के नाम काटने की वजह में इन्होंने 10,000 पहले ले लिए थे और 10,000 आज। तो डिमांड कितनी की? डिमांड तो 50,000 की थी, बाकी 10,000 कल सत्यापन के दौरान लिए थे और 10,000 आज रंगे हाथों गिरफ्तार को 1064 हेल्पलाइन से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर माननीय एडिशनल एसपी ने
परिवादी से संपर्क किया और उससे एप्लीकेशन लेके उसका सत्यापन करवाया गया शिकायत का। शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 1 को आरोपी राजेश हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण क्या था सर इसमें? इनका आपस में कोई ज़मीन का मामला था। उस थाने पे FIR दर्ज थी, तो आरोपियों के नाम काटने की एवज में इन्होंने 10,000 पहले ले लिए थे और 10,000 आज। सर डिमांड कितनी की है? डिमांड तो 50,000 की थी, बाकी 10,000 कल सत्यापन के दौरान लिए थे और 10,000 आज रंगे हाथों। नए साल की शुरुआत होते ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 21 वरिष्ठ IAS अधिकारी के तबादले गुरुवार की आधी रात कर दिए गए और ये तबादले मुख्य रूप से सचिव, विशेष सचिव, निर्देशक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हुए हैं। शिक्षा, राजस्व, वित्त, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग आदि विभागों में बड़े बदलाव हैं। जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें 8 महिला IAS भी शामिल हैं। प्रमुख सचिव M देवराज की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि IAS अखंड प्रताप सिंह सचिव निर्वाचन और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। IAS नेहा शर्मा को महानिरीक्षक निबंधन बनाई गई हैं। इसके अलावा IAS हैं मोनिका रानी को महानिर्देशक स्कूल शिक्षा बनाया गया है। योगेश कुमार आयुक्त EVM निबंधक बनाया गया है। सहकारिता विभाग बनाए गए हैं। इसके अलावा IAS अपर्णा यू प्रमुख सचिव राजस्व बनाई गई हैं। सभी अधिकारी को तत्काल नया पदभार ग्रहण करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू आबादी कम होती जा रही है। जो अल्पसंख्यक हैं उन पे लगातार किसी न किसी तरह से वार किया जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ खास वजह है और किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला देशों में गिना जाता है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी करीब 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बन गया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच एक बदलाव बहुत साफ दिखाई देता है, वो है हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, जबकि आजादी के वक्त तस्वीर बिल्कुल अलग थी। साल 2022 की जनगणना और अलग अलग जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच मानी जाती है। अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल आबादी का लगभग 7.5 से 8% ही है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय देश की लगभग 20 से 22% आबादी हिंदू थी, यानी आजादी के बाद से हिंदू आबादी का प्रतिशत आधे से भी कम रह गया। अगर बांग्लादेश के इतिहास पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हर 10 साल में हिंदू आबादी का प्रतिशत कम होता गया। आजादी के तुरंत बाद ही इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। 1971 में हिंदू आबादी करीब 22% थी। कुछ ही सालों में यह घटकर 13 से 14% रह गई। इसके बाद हर जनगणना में यह आंकड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति यह है कि हिंदू समुदाय का राजनीतिक, प्रशासन और समाज में प्रभाव बहुत सीमित रह गया है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, जिससे देश का धार्मिक संतुलन एक तरफा होता चला गया। बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह बड़े पैमाने पर पलायन को माना जाता है। पिछले कई दशकों में लाखों हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। ये पलायन किसी एक साल या एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये पीढ़ियों से चलती आ रही प्रक्रिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमा, पश्चिम बंगाल और असम से भाषा, संस्कृति और रिश्तों की समानता के कारण हिंदुओं के लिए भारत आना अपेक्षाकृत आसान रहा। कई शोध और रिपोर्ट ये बताते हैं कि औसतन हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ते रहे हैं। आज भारत में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। पलायन की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं रही, बल्कि सुरक्षा की भावना भी एक बड़ा कारण बनी। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा,
मंदिरों पर हमले, जमीन और संपत्ति विवाद, सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इसके बाद 1990 और 2001 के हाल के वर्षों में चुनावों या राजनीतिक अस्थिरता के समय हिंदू इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आती रही। इन असुरक्षा की भावना को और गहरा किया, जिससे पलायन की रफ्तार बढ़ती चली गई। हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर का अंतर भी जनसंख्या में बदलाव की एक बड़ी वजह है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि हिंदू परिवारों में असुतन बच्चों की संख्या कम रही, मुस्लिम परिवारों में जन्म दर थोड़ी ज्यादा रही। लंबे समय में ये छोटा सा अंतर भी बड़ा असर डालता है, खासकर तब जब एक समुदाय लगातार पलायन कर रहा हो। यही वजह है कि हिंदू आबादी की संख्या न सिर्फ प्रतिशत में बल्कि प्रभाव के लिहाज से भी कमजोर होती चली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू आबादी के घटने के पीछे 3 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, लगातार पलायन। दूसरा, असुरक्षा और धार्मिक हिंसा की भावना। तीसरा, जन्म दर में अंतर। इन सभी कारणों ने मिलकर बांग्लादेश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को बदल दिया। आज हिंदू समुदाय वहां एक अल्पसंख्यक समूह बन चुका है, जबकि आजादी के समय वो देश की एक बड़ी आबादी हुआ करता था। बांग्लादेश। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।